हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला क्लास 11th के इस वीडियो में हम लोग अब देखेंगे एक फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स देखेंगे। हम लोग का कौन सा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उससे पहले हम लोग ये थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स, ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, ये हमारा अगर हम देखें तो सेल में हम तीन चीज़ें सबसे मेन होती हैं। पहली होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिविंग जो होती है वो तीन होती है। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म और थर्ड होता है हमारा न्यूक्लियस। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी, साइटोप्लाज्म क्या होता है, उसमें सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं हम लोग पहले उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट में हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में एक साथ देखेंगे, ठीक। और देन साइटोप्लाज्म से पहले हम लोग इसके बारे में देखेंगे, न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म का हम लोगों का पहला टॉपिक होगा साइटोप्लाज्म के सेल ऑर्गेनेल्स। ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स दो टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। एक वो होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, और एक वो होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन द्वारा बाउंड होते हैं। हमारे जो सेल ऑर्गेनेल्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सेल ऑर्गेनेल्स सिंगल मेम्ब्रेन द्वारा बाउंडेड होते हैं। ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो आपस में एक मेम्ब्रेन के मतलब मेम्ब्रेन से बने हुए होते हैं, और ये सारी जो मेम्ब्रेन्स होती है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। मीन्स अगर कोई पहली मेम्ब्रेन कुछ स्ट्रक्चर बना रही, इसके द्वारा निकाली गई कोई चीज़ दूसरी उसको पिक करती है, उसका यूज़ करा जाएगा, यूटिलाइज होगा, उसको फिर आगे ट्रांसफ़र किया जाएगा। मीन्स एक पूरा सिस्टम चलता है जिसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। मीन्स कई सारी मेम्ब्रेन्स जब स्ट्रक्चर बनाती हैं और वो स्ट्रक्चर पूरे मेम्ब्रेन में एक साथ विड्रॉ करता रहता है, तो ये हमारा एक सिस्टम बनाता है जिसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पहला सेल, 4 सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में। पहला आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आता है हमारा गोल्गी बॉडी, तीसरा आता है हमारा लाइसोसोम्स, और फोर्थ हमारा होता है वैक्यूल्स। इस वीडियो में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आखिर होता क्या है। अगर हम देखें तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से मेम्ब्रेन फोल्ड होती रहती है। इस तरीके से कुछ मेम्ब्रेन जो है वो ये कुछ मेम्ब्रेन जो होती है इस तरीके से फोल्ड होती रहती है। यही फोल्डेड मेम्ब्रेन्स का जो स्ट्रक्चर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बेसिक जानकारी देखते हैं। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी, सबसे पहले इसको सेल के अंदर ऑब्जर्व किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गार्नियर। इन्होंने सबसे पहले सेल के अंदर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया, लेकिन इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर मीन्स इसकी जो इसके अंदर क्या होता है, किन चीज़ों से बना हुआ होता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी 3 साइंटिस्ट ने दी थी, पॉटर, क्लॉड और फ्लम। पॉटर, क्लॉड और फ्लम ने इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की जानकारी दी थी, कैसे बना हुआ होता है। और टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने दिया, तो पॉटर ने दिया था। तो हमने 3 चीज़ें सीखी। सबसे पहले हमने ये सीखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सबसे पहले उसको ऑब्जर्व किसने किया था, देखा किसने था। तो देखने की बात अगर आती है तो सबसे पहले गार्नियर ने देखा था। गार्नियर के बाद आए थे पॉटर, क्लॉड और फ्लम आए थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस किन चीज़ों से बना हुआ होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, और ये केमिकली किन चीज़ों का बना हुआ होता है। अगर हम देखें अकरेंस के बारे में, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अगर हम देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एब्सेंट होगा। किन में, प्रोकैरियोट्स में पूरी तरह से कैसा होता है, एब्सेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है, तो क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे कि सभी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता, या ये नहीं बोल रहे कि यूकैरियोट्स के हर एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स में अगर हम देखें, ह्यूमन की मैच्योर आरबीसी में ये एब्सेंट होता है, लेकिन अगर आपके में वर्ड आए यंग आरबीसी में तो ये प्रेजेंट होता है। यंग आरबीसी में ये प्रेजेंट होगा, लेकिन मैच्योर आरबीसी में ये एब्सेंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं ये एक जगह और एब्सेंट होता है, जर्मिनल सेल्स। जर्मिनल सेल्स का मतलब क्या होता है, ऐसी सेल्स जो क्या कहते हैं, गोनेट्स जो होते हैं उनमें छोटी छोटी सेल्स पाई जाती हैं जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करती हैं, उन सेल्स को बोलते हैं जर्मिनल सेल्स। उन जर्मिनल सेल्स के भी अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एब्सेंट होता है।
अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इसके डेफिनेशन, क्या होता क्या है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन्स मीन्स एक ऐसी मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है, ऐसी मेम्ब्रेन जो आपस में इंटरकनेक्ट है, मतलब मीन्स जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मीन्स सेल के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के पास से ओरिजिनेट होता है, वहाँ से मेम्ब्रेन्स के फोल्ड बनते हैं। ये मेम्ब्रेन्स के फोल्ड एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इन्हीं फोल्ड मेम्ब्रेन्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं तो हम देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये पूरी इस तरीके से पूरी सेल्स में ऐसे ऐसे करके पूरी सेल्स में ये क्या होता रहता है, फैला रहता है। अगर ये पूरी सेल्स में फैलता है तो साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, या अंदर के साइटोप्लाज्म के इन्वायरमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करता है। पहला पार्ट हमारा कहलाता है एक्स्ट्राल्यूमिनल और इंट्राल्यूमिनल। इंट्रा मतलब जो इन्वायरमेंट या जितना भी स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आता है वो इंट्राल्यूमिनल स्ट्रक्चर होता है। जितना जैसे ये है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आएंगी, इसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सब क्या कहलाएंगी, इंट्राल्यूमिनल। और जितना भी ये बचा हुआ पोर्शन है ये हमारा क्या कहलाता है, एक्स्ट्राल्यूमिनल कहलाता है। तो हमने पहले तो ये जाना कि ये क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा एक मेम्ब्रेन्स निकलती हैं, उनके फोल्ड्स बनते हैं, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये क्या करता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर के एनवायरनमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक उसके अंदर का एनवायरनमेंट उसको बोलता है इंट्राल्यूमिनल, और जो बाहर उसके सेल के बाहर का एनवायरनमेंट होता है उसको बोलता है एक्स्ट्राल्यूमिनल होता है। अगर हम देखें तो ये किसका बना हुआ होता है, लिपोप्रोटीनिक इन नेचर। मीन्स अगर हम इस वर्ड को तोड़ें तो दो पार्ट में टूटता है, एक होता है लिपिड और दूसरा होता है प्रोटीन। मीन्स अगर हम देखें ये दो चीज़ों का बना हुआ होता है, लिपिड और प्रोटीन्स का, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लिपोप्रोटीन इन नेचर बोलते हैं। अब देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मीन्स ये किन किन चीज़ों का बना हुआ होता है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर तीन एलिमेंट्स होते हैं, मीन्स तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला हमारा होता है सिस्टर्नी, दूसरा होता है वेसाइकल्स, तीसरा होता है ट्यूब्यूल्स। हमने देखा कि ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कुछ इस तरीके के फोल्ड्स निकले हुए हैं। इन फोल्ड्स को ही हमने क्या बोल दिया, सिस्टर्नी। इन फोल्ड्स को हमने क्या बोला, सिस्टर्नी। अगर इन फोल्ड से कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर निकले हैं, मीन्स कप लाइक या ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर, देन इट इज नोन एज वेसाइकल्स। इसको क्या बोलते हैं, वेसाइकल्स बोलते हैं। और अगर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स निकले हैं, ट्यूब की फॉर्म में निकले हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। तो हमने देखा न्यूक्लियर एनवेलप से कुछ मेम्ब्रेन्स निकलती हैं। ये मेम्ब्रेन्स जो हैं वो अगर इनफोल्डिंग है, मीन्स इस तरीके से अगर कुछ फोल्ड हो रही हैं, तो हमने उनको नाम दे दिया सिस्टर्नी। अगर वो ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर बना रही है लेकिन न्यूक्लियर एनवेलप से दूर, तो इनको नाम दे दिया वेसाइकल्स। और अगर वो ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर बना रही है, इनको हम लोग बोल दिया ट्यूब्यूल्स बोल दिया। तो हमने देखा ये हमारा ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, ये हमारी वेसाइकल्स है, और ये हमारा क्या है, सिस्टर्नी है। ठीक, अब हम थोड़ा देखते हैं ये सिस्टर्नी क्या होता है। अगर हम सिस्टर्नी की बात करें तो सिस्टर्नी एक नैरो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये नैरो है। अच्छा, मेम्ब्रेन कितनी है, दो लेयर, देखिए एक ये, तो कितनी लेयर्ड हो गया हमारा, 2 लेयर्ड हो गया। तो 2 लेयर्ड के बाद में अच्छा कैसा होता है, ब्रांच, देखिए हम ब्रांचेस है, ठीक। उसके बाद वन अपॉन अनदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं। उसके बाद कैसे हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इनका डायमीटर कितना होता है, 40 से 50 एंगस्ट्रॉम म्यूएम इनका डायमीटर होता है। और अच्छा ये एक चीज़ देखिए, ये जो सिस्टर्नी है इसके ऊपर कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। अगर ये डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो ऐसी सिस्टर्नी, ये जो स्ट्रक्चर्स है इनको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये हमेशा 70S होंगे। कैसे होंगे, 70S होते हैं, ठीक। ये राइबोसोम्स हमेशा कैसे होते हैं, 70S होते हैं, ठीक। तो सिस्टर्नी पर हमारे राइबोसोम, जिस सिस्टर्नी पर राइबोसोम्स नहीं होंगे वो सिस्टर्नी जो होती है मोस्टली सिस्टर्नी नहीं होंगी, वहाँ पर वेसाइकल्स और ट्यूब्यूल्स मोस्टली होते हैं। वहाँ पर SER बोला जाता है। क्या बोला जाता है, SER।
अब वेसाइकल्स के बारे में बात करते हैं। वेसाइकल्स कैसे होते हैं? ओवल होते हैं, राउंडेड होते हैं, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। देखिए इस तरीके से ओवल स्ट्रक्चर है हमारा, ओवल स्ट्रक्चर है, राउंडेड भी है, जो हमारा कहाँ पाया जा रहा है? इस साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है। हम देखते हैं कि इसका साइज़ कितना होता है, 25 से 500 mm डायमीटर होता है इसका। स्टेड विद राइबोसोम। हमने देखा कि यहाँ पर भी क्या लगे हुए होते हैं? राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें जो वेसाइकल्स होता है ना, इस वेसाइकल्स के अंदर किसका ये अगर राइबोसोम यहाँ पर भी है, राइबोसोम यहाँ पर भी है, मीन्स ये दोनों जो होते हैं ये किस में वर्क करेंगे? प्रोटीन के फॉर्मेशन में। तो ये किसका काम करते हैं? प्रोटीन्स के फॉर्मेशन का काम करते हैं, क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होती है, तो ये क्या करते हैं? प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। देन है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स वाइड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ब्रांच्ड होता है, और कहाँ क्या बनाने का काम करता है? सेल मेम्ब्रेन के पास होता है। किसके पास होता है? सेल मेम्ब्रेन। मीन्स कहीं ना कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास स्ट्रक्चर होगा। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास स्ट्रक्चर होगा, अच्छा दूसरी चीज़ इसका कितना होता है? 50 से 100 mm होता है, प्लस इसमें राइबोसोम्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और राइबोसोम्स की एब्सेंस के कारण यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है, यहाँ पर लिपिड का सिंथेसिस होता है, स्टीरॉइड्स का सिंथेसिस होता है। लिपिड और स्टीरॉइड का जो सीक्रेशन है या सिंथेसिस है वो कहाँ पर होता है? तो ट्यूब्यूल्स करते हैं उसका सिंथेसिस। अब अगर हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक SER होता है और एक RER होता है। SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एपियर राइबोसोम्स हमने देखा रफ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस को जैसे ही हमने हाथ लगाया हमने देखा यार इसमें डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर है। डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर है मीन्स क्या है? राइबोसोम है, और डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर इसीलिए इसकी सरफेस कैसी है? रफ है। ठीक, उसके बाद ये न्यूक्लियर एनवेलप से जुड़े हुए होते हैं, किसकी हेल्प से? दो प्रोटीन की हेल्प से, जिसको बोलते हैं राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकेंड। इसको जुड़ने में मदद करता है, राइबोसोम्स को, प्लस इसको जुड़ने में मदद करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है, प्लस ये ट्रांजिशन वेसाइकल्स बनाता है जिसके अंदर कुछ मटेरियल्स भरा हुआ होता है। ठीक, जिसके अंदर क्या भरा हुआ? कुछ मटेरियल्स भरा हुआ होगा। ये जो मटेरियल्स होते हैं या तो ये क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स होती हैं। ये प्रोटीन्स को यहाँ से लेकर जाएगा और आगे की तरफ पैक करने का काम कौन करता है? गोल्गी बॉडी ट्रांसफ़र कर देगा यहाँ से, गोल्गी बॉडी इसको पैक करेगी और सेल के अंदर जिस सेल ऑर्गेनेल को ज़रूरत होगी वहाँ पर उस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। कहाँ पर पाई जाती है? पैनक्रियाज में, जहाँ पर भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो हमारा पैनक्रियाज हो या कोई भी अदर ऑर्गेनेल्स हो, तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है। SER की अगर हम बात करते हैं तो SER जो होता है वो ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल से बना हुआ होता है। फ्री होते हैं राइबोसोम, मीन्स राइबोसोम यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। एबुडेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म के बाहर वाले पार्ट। अगर हम ये बोलते हैं क्या कहते हैं, यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन है या सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किनारे किनारे स्ट्रक्चर पर जो है वो यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद में इसका काम होता है फैट का या लिपिड का सिंथेसिस करना, इसका काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। बायोसिंथेसिस ऑफ फैट, स्टीरॉइड, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, डिटॉक्सिफिकेशन। देखिए डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब है? जो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, लिवर डैमेज होता है, वहाँ पर लिवर की सफाई करने के लिए वहाँ पर जो होते हैं वो SER ही होते हैं। वो कैंसर एजेंट को या कार्सिनोजेनिक को भी रिमूव करते हैं बॉडी से या लिवर से रिमूव करते हैं। दूसरा फैट का सिंथेसिस करते हैं, लिपिड्स का सिंथेसिस करते हैं, स्टीरॉइड, जितने भी स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं उन सब का भी सिंथेसिस जो है वो यहीं पर होता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं मेन ER के बारे में। ER मतलब जो ओवरऑल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका क्या फंक्शन होता है? सबसे पहले ये सेल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मीन्स चाहे प्रोटीन बनाए या कोई भी चीज़ बनी हो, यहाँ पर वो पूरी सेल में ट्रांसपोर्ट सर्कुलेशन का काम जो है वो कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्ट एज साइटोस्केलेटन, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अगर सेल को अपने पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को खड़ा होना है, मीन्स पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देना है, तो वहाँ पर एक स्केलेटन चाहिए होगा। जैसे बॉडी का स्केलेटन जो होता है वो बॉडी को एक शेप देता है, एक वहाँ पर स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो सेल को स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए कौन होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है।
मैकेनिकल सपोर्ट भी देगा। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स, हम आगे जब लाइसोसोम्स के बारे में बात करेंगे तो हम वहाँ पर देखेंगे लाइसोसोम्स कई टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, गैस, रेसिडुअल, तो ये कई सारे होते हैं। तो उनमें हम लोग एक प्राइमरी लाइसोसोम्स होता है जिसका फॉर्मेशन कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। उसके बाद देखते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के टाइम पर कई सारी स्टेजेस होती हैं, माइटोटिक फेज हो चाहे मियोटिक हो, उसमें एक टीलोफेज होता है लास्ट फेज। उस टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन जो है वो कौन, न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बॉडी के अंदर कौन सी प्रोटीन बननी है या बॉडी के अंदर कौन से चेंजेस होने हैं जिस हिसाब से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र होना है। किससे जुड़ा है ये, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यहाँ ट्रांसफ़र करेगी, ये पूरी सेल में ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसका काम होता है ट्रांसफ़र करना किसको, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। ट्यूबुलर एक्सटेंशन बनाने का काम करता है डेस्मोटिब्यूल्स। अब जरा डेस्मोटिब्यूल समझिए क्या होता है। जैसे ये मान लीजिए एक सेल है, ये हमारी दूसरी सेल्स है। सबसे पहले ये देखिए सिस्टर्नी है, ये वेसाइकल्स है, ये ट्यूब्यूल्स हैं। जैसे मान लीजिए ये दो सेल्स हैं, इन दो सेल में ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारी क्या लगे हुए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ है। यहां पर क्या करते हैं, ये बीच में क्या करते हैं, ये एक क्या बनाती है, जंक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जंक्शंस बनाते हैं, जिसको हम लोग प्लांट सेल के केस में हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। और ये प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल की हेल्प से बनता है। कौन सी सेल वॉल की हेल्प से बनता है, तो सेकेंडरी सेल वॉल की हेल्प से बनता है, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल ही हमारे पिट्स का फॉर्मेशन करती है। मीन्स अगर दो सेल को जोड़ना है तो सेल वॉल को कनेक्शन बनाना होगा और मतलब एक ट्यूब बनाना होगा, जिस ट्यूब को सेल वॉल बनाती है। कौन सी सेल वॉल, तो सेकेंडरी सेल वॉल। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सिंपल पिट्स भी होते हैं और जो किस तरीके से होते हैं, सिंपल होते हैं, एक कोनिकल भी होता है आपका, ठीक है। तो सिंपल पिट्स यहाँ पर बन रहा है जिसके एक ट्यूब निकल रही है जो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दूसरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जोड़ रही है, और अंदर के साइटोप्लाज्म का जितना भी मटेरियल जो भी ट्रांसफरेबल होगा वो यहाँ से इस सेल से इस सेल और इस सेल से इस सेल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और इस कनेक्शन को प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं और इस ट्यूब को बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल्स। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में गोल्गी एपरेटस के बारे में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।